संशोधन बिल अब कानून बन गया है और जिनके कंधों पर ये दारोमदार था कि वो इसे संसद के पटल तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। कल कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी जिसमें दाऊद बोहरा समाज के जो मुसलमान थे उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने वक्फ संशोधन कानून के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। अब एक तरफ ये तस्वीरें हैं और वो तस्वीरें बहुत लोग देख रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जिसमें इस कानून का विरोध हो रहा है। तो आम जनता को बताइए कि इन दोनों तस्वीरों को कैसे समझा जाए। जब आप वक्फ कानून को देखेंगे तो बहुत साफ है, ये गरीब महिलाएं और कमज़ोर वर्ग जो भी है उनका काम के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है अल्लाह के नाम से। अब इसको जो विरोध करते हैं वो ताकतवर कुछ लोग हैं जिसको वक्फ संपत्तियों से बहुत फ़ायदा मिला हुआ है, वो विरोध कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो लड़ाई हम देखने को मिल रहे हैं वो गरीब मुसलमानों को एक तरफ रख करके और ताकतवर मुसलमान के कुछ नुमाइंदे दूसरे तरफ खड़ा करके दो तराजू में हम देख रहे हैं। और ये लड़ाई मैं मानता हूँ सरकार गरीबों के साथ है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि हमारा सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, इसलिए गरीब मुसलमानों को इतने सालों तक जो नुकसान पहुँचाया उनका हक नहीं दिया, उनको हक दिलाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए थे और पारित किया। सरकार गरीबों के साथ है, तो हम लड़ाई तो जीतेंगे क्योंकि पूरी पार्लियामेंट में बिल पास होकर के ये कानून बन चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग जो जा रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए वो जा रहे हैं। तो कल का दृश्य आपको जो देखने को मिला वो दाऊदी बोहरास के बीच में जो लोग कई समस्याएं झेल रहे थे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के सामने में दाऊदी बोहरा वाला ने बताया कि कुछ कानून बनाइए, संपत्तियों को वक्फ बोर्ड छीना जा रहा है उसको रोकने के लिए कानून बनाइए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझ कर के ये कानून जब लाया और पारित किया तो उसको धन्यवाद देने के लिए दाऊदी बोहरास के लोग आए और भी बहुत गरीब तबके के लोग आए। मेरे पास में तो कोई संख्या का हिसाब ही नहीं है। पर किरण जी, जब देश की सरकार एक कानून बना रही है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कह रही है मैं इसे यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, कर्नाटक में प्रस्ताव पास हो रहा है इसके खिलाफ, तो क्या ये हो सकता है कि देश का एक कानून बने और देश में ही कई ऐसे हिस्से हों जहाँ ये लागू ना हो? लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र में जो सरकार मेजॉरिटी में है वो तय करते हैं कि उनका पॉलिसी क्या होना चाहिए। तो अब संसद में हमने अपना बात रखा है, अपोजिशन ने भी अपना बात रखा है, मेजॉरिटी जो है वही बिल को पारित किया और वो कानून बन गया। अब उसको नकार कैसे सकते हैं? तो आप एक राज्य में मुख्यमंत्री हैं, अगर कहते हैं कि संसद का कानून को नहीं मानेंगे तो फिर वो खुद संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं? संवैधानिक पद पर बैठ करके फिर संविधान का प्रक्रिया को नहीं मानेंगे, कानून नहीं मानेंगे, संविधान से बना हुआ संसद का कानून को नहीं मानेंगे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ये जो बोल रहे हैं वो बौखलाहट और राजनीतिक से प्रेरित भाव से बात कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे कि कभी ऐसा बात किए थे इन लोगों ने। आपको लग रहा है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही क्योंकि वहां पर हिंसा हुई और पूरे देश ने फिर उन तस्वीरों को देखा कि कैसे पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है और वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से। तो ये तस्वीरें जो हैं इससे एक मन में आम लोगों के डर ये भी बैठता है कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है कहीं देश के अलग हिस्सों में तो नहीं होने लगेगा वक्फ कानून के नाम। देखिए, इन लोगों ने, इन लोग मतलब जो विपक्ष के कुछ पार्टी के नेता और कुछ हमारे देश के ऐसे तख्ते के लोग हैं जो राजनीति में नहीं है लेकिन पर्दे के पीछे बैठ करके राजनीति का काम करते हैं, और लेफ्ट इकोसिस्टम जो ये वामपंथी को समर्थन करने वाला अर्बन नक्सलाइट ग्रुप है, इनका शुरू से कहना है कि जो
सरकार कानून बनाएंगे, पार्लियामेंट से जो पारित होगा वो उसको नहीं मानेंगे और हाथ में भारत का झंडा पकड़ेंगे और संविधान पकड़ेंगे और वे संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे। ये वो लोग हैं, ये लोग जानबूझ के कह रहे हैं कि वो कानून को नहीं मानेंगे और फिर वायलेंस करने का ये प्रोत्साहित करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो अभी वायलेंस हमने देखा है, ये अगर ममता बनर्जी और उनके टीम ये नहीं कहते कि वो इस बिल को सिर्फ विरोध ही नहीं, पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं करेंगे, इसके बाद ये हिंसा सामने में देखने को मिला है। तो हिंसा होने का जिम्मेदारी तो सीधा सीधा तृणमूल कांग्रेस है। जब ममता बनर्जी संसद में थे, एक बार उनके 7 सदस्य थे, एक बार तो उनका सिर्फ एक एमपी रह गई थी जो खुद एमपी बने। हम लोग ने देखा 2004 से 2009 के बीच में, तो हम तो उसको अपना दीदी बोल करके बहुत इज्जत देते थे। लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जिस लहजे में बात करते हैं, और उस समय संसद भवन में उन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स का, इलीगल बांग्लादेशीज का इलेक्शन का सूची से बाहर करना चाहिए करके लोकसभा स्पीकर के टेबल तक इन्होंने कागज़ फेंका और आज वही कहते हैं कि पूरा इलीगल माइग्रेंट्स को वेलकम करेंगे और अपना बात को पलटते रहते हैं हर समय। तो इनका बाद में कोई वजन नहीं रह गया है और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का हालत ममता बनर्जी ने बना के रखा है, मुझे लगता है कि पर बाकी दल भी नहीं बोलते हैं किरण जी, विपक्ष के बाकी दल हैं वो भी चुप हैं, वो भी नहीं बोलते हैं। अखिलेश जी ने तो कहा कि मेरा समर्थन है ममता दीदी। ये इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, इन लोगों ने ठान लिया कि देश को जितना भी बर्बाद करना है, देश को नुकसान पहुंचाना है, वो पहुंचाएंगे ताकि भारत बदनाम हो जाए। ये तो उनका धंधा ही है और मुसलमानों को वोट बैंक की नज़र से देखते हैं, तो देश के लिए कैसे सोचेंगे। किसी भी समुदाय को आप वोट बैंक की नज़र से देखने लग जाएंगे तो इसका मतलब है आप देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा किरण जी, ये मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने फिलहाल सरकार से भी जवाब मांगा है और कहा है कि वक्फ की संपत्ति जब तक अगली सुनवाई ना हो, वो संपत्ति ना तो डिनोटिफाई होगी, और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में बोर्ड में कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब जो विरोधी हैं आपके, वो इसे एक जीत की तरह देख रहे हैं कि देखिए ये जो हुआ है ये हमारे फेवर में हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वक्फ की संपत्ति अगर 8 लाख के करीब में संपत्ति अगर कहूँ, उसमें से तकरीबन आधी तो ऐसी संपत्ति है जो वक्फ बाय यूजर है, तो क्या ये एक विरोध ये हो रहा है कि उस संपत्ति को आधा कर देना चाह रही है सरकार वक्फ बाय यूजर लाकर? वक्फ बाय यूजर मतलब क्या है और इससे गलत इस्तेमाल कैसे किया गया है? 2013 में जब इन्होंने ये प्रावधान लाया, उसके बाद वक्फ संपत्तियों में इतना इजाफा हुआ। अभी मेरे पास सुबह सुबह फिर मैसेज आया कि और एक गांव को वक्फ डिक्लेयर किया गया है और तुरंत इसको बचाना चाहिए तमिलनाडु में। फिर मुझे रात में हिमाचल प्रदेश से रिफ्यूजी, तिब्बतन रिफ्यूजी, वो तो रिफ्यूजी कैंप है, भारत सरकार ने राज्य सरकार से बात करके दिया गया है नेहरू जी के ज़माने में। वो रिफ्यूजी कैंप को भी वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर दिया, फिर वक्फ बोर्ड ने अपना वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसा चीज़ जो आ रहे हैं, तो ये बहुत आप भी समझना होगा कि किसी संपत्ति को अगर आप डिक्लेयर करता है कि वक्फ प्रॉपर्टी है या जो भी हो, कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना, कोई प्रमाण तो चाहिए। हमने ये कहा है कि पहले में जो वक्फ बाय यूज़र मतलब उसको यूज़ करते थे, इस्तेमाल किया है किसी चीज़ से, वहाँ गतिविधि हुए हैं, अगर उसको वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दिया है और ओरली डिक्लेयर करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है या उसका किसी तरीके से कोई रिकॉग्निशन हो गया है, मान्यता हो गया है, तो फिर उसको छेड़छाड़ नहीं होगा, वो तो हमने कह दिया है। सही बात। लेकिन अब आगे जाकर के आज के बाद कोई जुबानी वक्फ नहीं हो सकते हैं, ओरली किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकता है और आप उसी को वक्फ डिक्लेयर कर सकता है जो आपका प्रॉपर्टी है। मैंने आपका प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो उसका क्या मतलब है? मैं मेरा ही प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करूंगा ना, तो मेरा है तो फिर उसका सबूत तो होना चाहिए। इस देश में कोई सिस्टम तो होना चाहिए कि नहीं? ये सिस्टम नहीं होने का कारण
आज इतना तबाही हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी ने ये गड़बड़ नहीं किया होता तो आज वक्फ बोर्ड मनमानी नहीं करते और हमको ये नया संशोधन कानून लाने का जरूरत नहीं होता। ये बात क्योंकि कोर्ट में भी उठी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि 14वीं 16वीं शताब्दी के जो मस्जिद हैं या फिर जो वक्फ की संपत्ति है उनके कागज कहाँ से लाएंगे। तो ये वो तो मैंने कह दिया ना। हाँ। अगर ताजमहल का कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ताजमहल एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, उस जमाने में बनाया, उसके लिए कोई हमको आज सर्टिफिकेट थोड़ी ना ढूंढना है, तो वो मान्यता हो गया ना। तो वो एंशिएंट प्रॉपर्टी है, आर्कोलॉजिकल साइट है या आर्कोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, देश का संपत्ति है, तो उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कई चीज़ें हैं। मान लो एक जगह में नमाज पढ़ते हैं, वहाँ मस्जिद बनाया हुआ है, अगर उसको पूरा समाज ने मान्यता दे दिया है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर क्या आपत्ति हो सकते हैं। इसको आप देखने का नजरिया के ऊपर में निर्भर करता है। एक और सवाल सर, जो विरोधी आपके बोलते हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हिंदू बोर्ड्स में किसी तरह के नॉन हिंदू मेंबर्स नहीं, तो आप लोग एक कानून में नॉन मुस्लिम मेंबर्स लाने की ये एक कोशिश क्यों की गई। अब उस पर अभी रोक भी लगा दी है कोर्ट ने। तो रोक नहीं लगाया, वो हमारा अगली सुनवाई था। एसजी ने कहा कि अभी कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं करने जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, अगले अपॉइंटमेंट तक, अगले नहीं तो अभी तक अपॉइंटमेंट किया ही नहीं है ना, समय लगता है ये सब चीज के। तो मतलब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब हिंदू बोर्ड्स में नहीं है तो वक्फ में क्यों लाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। आपको अच्छा से मालूम है हाँ, कि ये वक्फ कानून अभी का नहीं है, ये पिछली सदी से चलते आ रहे हैं और फर्स्ट कानून बना है प्रॉपर जो इनेक्ट किया है 1913 में। उसके बाद से लगातार कानून बनाते आए हैं, कई बार संशोधित कानून के रूप में आए हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया और वो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो अगर मान लो कोई हिंदू का है, बौद्ध या कोई ईसाई किसी का है, तो कायदे से तो ये होना चाहिए ना, जो तय करता है, डिसाइड करता है, वो बैलेंस हो। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी एक का पर्सनल प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया तो वो जो आदमी है वो कहाँ जाएंगे, ट्राइब्यूनल जाएंगे। तो ट्राइब्यूनल भी तो न्यूट्रल होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड में भी अगर नॉन हिंदू रहेंगे, नॉन मुस्लिम रहेंगे, तो बैलेंस करेंगे। हमने अगर नॉन मुस्लिम को रखा है, गैर मुसलमान को रखा है, तो ऐसे थोड़ी रखा कि 7-8 बना देंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में तो 22 में से सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। 2 तो नॉन, जो ये वाला ये जो ऑफिशियल अगर है, जैसे कि मैं मंत्री हूँ या कोई ऑफिशियल है, नॉन मुस्लिम है, मगर वो एक्स ऑफिशियल कैपेसिटी से बैठा है। स्टेट में 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। मान लो ऑफिसर जो है, जो CEO वगैरह जो भी होते हैं, वो अगर नॉन मुस्लिम है तो उसको मिलाकर के मैक्सिमम 3 होते। तो अगर 11 में 14 में अगर 2 होते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसमें एक दृष्टिकोण तो बैलेंस होता है। देखिए, एक जो बार बार जो विपक्ष के नेता सम्मेलनों में या रैलियों में या लोगों के बीच जाकर टेलीविजन चैनल्स पर बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह इस सरकार ने किसान कानून वापस लिए वैसे ही नहीं, ये भी लेना पड़ेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसान कानून और इसका कोई संबंधित नहीं है, विषय अलग है। इन लोगों को समझ नहीं है, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। वो CAA के समय में उन्होंने कहा था कि CAA लागू होने पर मुसलमानों का हक छिन जाएगा, नागरिकता चली जाएगी। किसी एक मुसलमानों का कहीं नुकसान हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो झूठ फैला करके एक्सपोज हो गया। इन लोगों ने शायद समझ लिया कि सीधा वार्ता करके लोगों के बीच में जा करके वो हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। मोदी जी का एक्सेप्टेबिलिटी पूरे समाज में इतने नीचे चले गए हैं कि अब इसका मुकाबला कर नहीं सकते हैं। बस झूठ का सहारा लेकर के राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। सरकार को कोर्ट में जवाब देना है 7 दिन के अंदर। मैं आपसे पूछूंगी, इस बीच जो लोग विरोध कर रहे हैं या फिर जो आम मुसलमान आपको घर में सुन रहा है, जिसने ये बार बार सुना है कि भाई मस्जिदें छिन जाएंगी, मज़ारें छिन जाएंगी, उनसे आप क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? देखिए, ये कानून गरीब मुसलमानों के लिए ही है। अगर इतना संपत्ति नहीं होता, लाखों प्रॉपर्टी का वक्त संपत्ति नहीं होते, तो हमारा इसमें कानून बनाने का क्या आवश्यकता है। लेकिन इतना प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, इसको हम देख करके ऐसे छोड़ देंगे क्या?
लूटने वालों को लूटते रहने देंगे क्या? ये तो हो नहीं सकते जी। हम तो सरकार में हैं, देश के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों का कल्याण के लिए। रिजिजू जी, आप हर बार बोलते हैं कि लूटी जा रही है, कभी आप लुटेरों के नाम नहीं लेते हैं? ये तो सारे जितने भी नाम तो आ रहे हैं। कुछ नाम लीजिए ना। अरे नाम मैं अभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल को क्यों बदनाम करूंगा कैमरे में। देखिए, हमारा किसी से पर्सनल झगड़ा नहीं है, ये हम लोगों का भला के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का नाम, जिन लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है, उनके नाम धीरे धीरे आ जाएंगे, आप देखते रहिए।